हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कशन इज़ माइकोप्लाज्मा। हमारा टॉपिक रहेगा माइकोप्लाज्मा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस कॉमनली देखने को मिलते हैं, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है यहाँ से। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीप, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। हमने देखा था कि जो यू बैक्टीरिया है उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में देखो जनरल बातें। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है। पहली बात होगी माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट, आपको पता है, और जितने प्रोकैरियोट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आप इसको ग्रो करोगे लैब के अंदर तो इसके कल्चर में आपको फ्राइड एग कॉलोनीज कैसा दिखेगा। जैसे आपको बनाते हो ना आप, कभी कभी अगर आप जो है फ्राइड एग बनाते हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है, सेंटर में तो हमने जहाँ एग डाला होता है वो एरिया ज़्यादा डार्क होता है, ओपेक होता है, और जो उसके सराउंडिंग एरियाज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसकी अपीयरेंस भी जब ये ग्रो करता है लैब के अंदर तो फ्राइड एग कॉलोनीज की जैसी दिखाई देती है जब इसको कल्चर में ग्रो करेंगे। तो फ्राइड एग कॉलोनीज कल्चरिंग में कौन बनाता है, माइकोप्लाज्मा। तो ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपने किसी कल्चर को, आपको नहीं पता वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और अगर उसका अपीयरेंस इस तरह का फ्राइड एग कॉलोनीज बनी तो वो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। तब ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसका साइज़ 0.1 से 0.5 तक हो सकता है। ये साइज़ 0.3 से 0.5 एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन 0.1 से लेकर के 0.5 तक इसका रेंज हो सकता है। तो मिनिमम जो 0.1 वाला भी कौन है, 0.1 वाला भी माइकोप्लाज्मा है। ये एवरेज रेंज लिखी हुई है इसकी, एवरेज, ठीक है, ये मिनिमम नहीं है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम जो है ये स्मॉलेस्ट जो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया पास थ्रू द बैक्टीरियल। जो टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि इनका साइज़ जो बैक्टीरियल फिल्टर जो है उनसे भी क्रॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरिया का साइज़ जो 0.5 या उससे ज़्यादा होगा, तो अगर उस साइज़ के फिल्टर होंगे तो उनके अंदर से तो ये आराम से पास कर जाएंगे। इनका साइज़ तो 0.1 तक भी हो सकता है। तो माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम वहाँ से आराम से पास कर जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉलेस्ट, या जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को ही माना गया है। प्लियोमॉर्फिक है, प्लियोमॉर्फिक है। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए सेल वॉल नहीं है तो इसकी अलग अलग समय में अलग अलग शेप देखने को मिल सकते हैं। प्लियो का मतलब क्या होता है, मैनी, मॉर्फिक का मतलब फॉर्म, जिसकी एक से ज़्यादा फॉर्म दिखाई दे, अलग समय पे अलग फॉर्म दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि आपको पता है जो पहले बैक्टीरिया थे उनको प्लांट किंगडम में रखा गया, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। साइटोलॉजी बोलते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट है, तो इनको बोलते हैं जोकर्स ऑफ साइटोलॉजी। और नेक्स्ट इसको बोलते हैं जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसलिए इनको जो है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कह सकते हैं, जोकर ऑफ साइटोलॉजी कह सकते हैं, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये कौन होते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम या माइक्रोबायोलॉजी और साइटोलॉजी। इसकी डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया था, दो साइंटिस्ट थे, ई नोकार्ड और ई आर नॉक्स। ई नोकार्ड और ई आर नॉक्स, टू फ्रेंच साइंटिस्ट 1898 में। इन्होंने डिस्कवर किया कि जो कैटल थी वो सफ़र कर रही थी प्लीरोनिमोनिया से, और उनके प्लीरल फ्लूइड के अंदर इन्होंने इसको देखा था, प्लीरल फ्लूइड के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो डिस्कवर्ड इन द प्लीरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम द प्लीरोनिमोनिया कॉल्ड एज प्लीरोनिमोनिया लाइक, और इसलिए इनको ऑर्गेनिज्म का नाम क्या दिया गया, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO इन्हीं को बोलते हैं। बाद में क्या हुआ कि बाद में पता लगा कि जो माइकोप्लाज्मा है और PPLO वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो बाद में इसका नाम जो दिया गया था माइकोप्लाज्मा दिया गया था। पहले इनको PPLO बोला गया, तो PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा एक ही ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग नाम में अलग अलग टाइम पे दिए गए, लेकिन कॉमनली अब इनको हम माइकोप्लाज्मा ही बोल देते हैं। PPLO इसका पुराना नाम कह सकते हो। फिर नोवाक आए, नोवाक ने 1929 में इनको प्लेस किया, किसमें, माइकोप्लाज्मा ग्रुप में प्लेस कर दिया PPLO को, इनको, ठीक है। और कॉल्ड मैंने क्या बोल दिया, माइकोप्लाज्मा और मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। मोलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं इनको, मोलिस जो वर्ड होता है वो होता है सॉफ्ट के लिए। तो ये सॉफ्ट क्यों है, सॉफ्ट इसलिए क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं होगी तो सॉफ्ट कहलाएंगे, इसलिए मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म भी इनको बोलते हैं, MLO भी इन्हीं का नाम है, जिसको नोवाक ने 1929 में इनको प्लेस किया था जीनस माइकोप्लाज्मा में। तो नोकार्ड और रॉक्स ने डिस्कवर किया, नोवाक ने इनको माइकोप्लाज्मा में रख के MLO या मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म बोला या माइकोप्लाज्मा बोला।
अब हम आते हैं डिस्कवरी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। देखो आपको पता है इसके अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट है क्योंकि प्लेमॉर्फिक हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया विद देयर कॉर्ड्स ऑफ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल थी उसके अंदर 3 लेयर थी और वो सिंगल यूनिट का काम कर रही थी, जिसमें आउटर मोस्ट जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर इनर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया की बहुत सारी लेयर नहीं है, कॉर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरिया विद देयर कॉर्ड्स ऑफ। आप ऐसे बोल सकते हैं, इससे एक ही जैकेट में 3 लेयर थी, लेकिन अब सिंगल लेयर वाला जैकेट रह गया है तो उसके 2 लेयर कम हो गए हैं, तो इसलिए बोला है बैक्टीरिया विद देयर कॉर्ड्स ऑफ। जैसे हम विंटर में पहन लेते हैं ना, जब विंटर आती है तो हम सिंगल लेयर का जैकेट पहन सकते हैं, डबल लेयर का पहन सकते हैं, ट्रिपल लेयर का पहनेंगे तो और ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे सिंगल लेयर रह गई है। तो ट्राई लेमिलर है सेल मेम्ब्रेन। जनरली क्या होती है जो है बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे ट्राई लेमिलर है क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ट्राई लेमिलर बनाई गई है। साथ में इसके अंदर जो होगा ये एरिया क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, देखो एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये लीनियर होता है, ये आपको याद रखना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताओ माइकोप्लाज्मा में किस तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर है, आप देख सकते हैं। ये एंड जो है इसके फ्री है, ये वाला एंड फ्री है, ये वाला एंड फ्री है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसलिए लीनियर हो गया। जुड़ जाएंगे तो सर्कुलर हो जाता। ये कैसा है, लीनियर। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, आप बेटा देख सकते हैं इसमें डबल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसके अंदर कैसे हैं, डबल स्ट्रैंड। तो कैसा है, लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है माइकोप्लाज्मा का डीएनए। कैसा होता है, लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। रेप्लिकेटिंग डिस्क है इसके अंदर, आप देख सकते हैं रेप्लिकेटिंग डिस्क है। रेप्लिकेटिंग डिस्क यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो इसका डीएनए लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और रेप्लिकेटिंग डिस्क कहलाता है। इसके एक एंड को बोलते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, सोल्यूबल आरएनए जो इससे बना होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सोल्यूबल आरएनए है जो साइटोप्लाज्म में है। ये सब क्या है, ये राइबोसोम में 70 ईयर्स क्योंकि प्रोकैरियोट है। और सोल्यूबल प्रोटीन जो प्रोटीन इससे बने होंगे वो सोल्यूबल प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रक्चर में ट्राइलेमुलर होता है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे रेप्लिकेटिंग डिस्क जो होती है इसके डीएनए के एक एंड को बोलते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड है और लीनियर है, और सोल्यूबल आरएनए है, सोल्यूबल प्रोटीन्स है, और राइबोसोम 70 ईयर्स है। सेल वॉल एब्सेंट है, ये पढ़ लिया हमने। तो बैक्टीरिया विद देयर कॉर्ड्स ऑफ बोल सकते हैं। फ्लैजेलम यहाँ पे एब्सेंट है, आपको दिख ही रहा है कि फ्लैजेला कोई प्रेजेंट है नहीं, नॉन मोटाइल होगा इसलिए। तो माइकोप्लाज्मा कैसा होता है, फ्लैजेलम के बिना होता है, नॉन मोटाइल होता है। मेसोजोम इज एब्सेंट। तो कुछ सोचेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होगा। मेसोजोम तो क्या थी, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बिना भी तो एंजाइम हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम तो ऐसे भी हो सकते हैं कि इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, जो इसकी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हो। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम यहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इस पे काम नहीं करेगी। अगर आपने माइकोप्लाज्मा से इफेक्ट है कोई पर्सन और आपने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दे दी तो कुछ नहीं होगा कि माइकोप्लाज्मा मरेंगे नहीं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसको तोड़ती है, सेल वॉल को, और इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं। जब सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन इसका कर क्या लेगी, कुछ भी नहीं करेगी, इसकी पॉपुलेशन को कम ही नहीं कर पाएगी। तो पर्सन अगर माइकोप्लाज्मा सफ़र कर रहा था, डिजीज़ हो गया था माइकोप्लाज्मा के एंट्री होने से बॉडी के अंदर, तो वो माइकोप्लाज्मा तो कम होने से रहे, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खिलाते रहना तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये अटैक जिसको करता है पेनिसिलिन वो है सेल वॉल, और इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं। मतलब पेनिसिलिन तो उन बैक्टीरिया को मार सकती है जिनके पास सेल वॉल है, क्योंकि सेल वॉल को तोड़ देगी तो उनका फिर जो है हमारा होस्ट इम्यून सिस्टम उनको सेल्स को मारने का काम कर सकता है। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसके खिलाफ काम नहीं करेगी, माइकोप्लाज्मा या फिर कोई भी ऐसा जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो और याद कर लो। दूसरी एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, जो मेटाबॉलिज्म को रोक दें, ठीक है, जैसे क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब हम दे सकते हैं। ये सब जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इफेक्टिव भी हो सकती हैं। इस तरह की स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन या क्लोरामफेनिकोल हम दे करके इस मेटाबॉलिज्म को रोक के इसको मार सकते हैं। ये समझ में आ गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें स्ट्रक्चर के बाद में, तो दे आर मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, सम आर सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो मतलब हेट्रोट्रॉपिक हैं कॉमनली। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है माइकोप्लाज्मा का, हेट्रोट्रॉपिक
ट्रॉपिक। ये समझ में आ गया। रेस्पिरेशन कैसा है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका मतलब कैसे है, फैकल्टेटिव एनारोब। वैसे तो ऑक्सीजन चाहिए इनको, लेकिन इसके बिना सर्वाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैकल्टेटिव एनारोब। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो चाहिए, लेकिन उसके बिना भी सर्वाइव करने एबिलिटी रखेंगे तो क्या बन जाएंगे, टेम्परेरी या फैकल्टेटिव एनारोब बन सकते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेटरोट्रॉपिक हैं, फैकल्टेटिव एनारोब हैं, पैथोजेनिक भी हैं, दे कैन कॉज में डिजीज़ इन द प्लांट एंड एनिमल। एनिमल्स लाइक काउ, शिप, मैन के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ डिजीज़ ऑफ प्लांट्स जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज किए जाते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, बताओ कौन सा डिजीज़ माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज किया जाता है, या फिर ये पूछ लेंगे कि इस डिजीज़ को कौन ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो उसमें एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा के भी आ सकते हैं, जैसे बंसी टॉप ऑफ पपाया, ये वाला है बेटा बंसी टॉप ऑफ पपाया। मैं आपको जो है इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखो बंसी टॉप ऑफ पपाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बंसी टॉप जो है यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ये बंची टॉप बन जाएगा, इसका बंची टॉप ऑफ पपाया मतलब बंच बन जाएगा। ये बहुत ग्रो नहीं करेगा साइड में, तो ग्रो नहीं करेगा तो इससे इसकी ग्रोथ कम होगी, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बंची टॉप बन गया, मतलब सारी ग्रोथ एक जगह क्लस्टर सा बन गया है, इससे बंची टॉप बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है विच ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट, जो मैंने यहाँ पे दिखाया तो नहीं है, लेकिन इसमें इसकी रूट्स पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो ग्राउंडनट है वो रूट की फॉर्म में ग्रो करता है, तो रूट्स खराब हो जाएंगी, तो ये माइकोप्लाज्मा के इफेक्ट होने से ही ऐसा होता है। तो ग्राउंडनट में जो है डिजीज़ फैल जाता है माइकोप्लाज्मा के अटैक से, तो इसकी विच ब्रूम बन जाता है, वो झाड़ू की तरह हो जाती हैं इसकी रूट्स, और फिर इससे प्लांट की ग्रोथ बेटर नहीं होती है। फिर एस्टर येलो डिजीज़ ऑफ सनफ्लावर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एस्टर येलो डिजीज़ ऑफ सनफ्लावर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एस्टर येलो डिजीज़ ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे जो है ये ख़राब हो गया है, देखो ये वाला ये आपको दिखाई दे रही है एस्टर येलो डिजीज़ है सनफ्लावर का। तो ये किसने कॉज किया, माइकोप्लाज्मा ने। कौन है इसका कॉज करने वाला, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे कॉज करता है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल, ये वाला जो है लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल, ये वाला यहाँ पे है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे लीफ छोटे छोटे साइज़ के बन गए हैं, और छोटे साइज़ के लीफ बनेंगे तो ब्रिंजल के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो आपको फ्रूट अच्छा नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली लिटिल लीफ डिजीज़ जो बने हैं किसकी वजह से बने, मतलब ये ग्रो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, काफ़ी टाइम मिल गया, आपने न्यूट्रिशन भी दे दिया, फिर भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। किसकी अटैक की वजह से, माइकोप्लाज्मा के अटैक की वजह से। माइकोप्लाज्मा अटैक किया लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल। तो जो ब्रिंजल ग्रो करते हैं वो इसको समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का अटैक हो गया। फिर आपको जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उससे कुछ सॉल्यूशन पूछना पड़ेगा, फिर वो बताएंगे कि आप एक केमिकल यूज़ करो, तो उससे आप माइकोप्लाज्मा के इफेक्ट से प्लांट को फ्री कर पाएंगे। एस्टर येलो डिजीज़ कॉमनली सनफ्लावर की जो खेती करते हैं किसान, वो कॉमनली इस चीज़ को फेस करते हैं, और हर बार सीजन में उनको इसके अटैक होने की चांसेस है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये अटैक कर देगा तो फिर उससे ख़राब हो जाएंगी सनफ्लावर आपके। या फिर बंसी टॉप ऑफ पपाया, पपाया में अब प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ रुक गई है, और जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब डिजीज़ रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। या फिर आप ग्राउंड नट ग्रो करते हैं तो वहाँ पे विच ब्रूम टाइप कंडीशन हो जाए, माइकोप्लाज्मा अगर अटैक करेगा तो इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, इसलिए ये आपको दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा इनमें से कोई भी डिजीज़ का नाम दिया गया तो आप पहचान लो कौन माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज किया जाता है। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।